हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ठीक है, हमने अगले वीडियो में हमने स्टडी किया था, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा मैं बताऊंगा कि भाई अगले वीडियो में हमने स्टडी किया था कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक किसको कहते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत सारा मैंने एग्जांपल भी दिया था। ठीक है, देन आप चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कोई भी बॉडी के पास चार्ज है वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा। तो वो उसको डिटेक्ट करने के लिए अपने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था। वो एक इंस्ट्रूमेंट था कि भाई इलेक्ट्रोस्कोप, एक गोल क्लिप का बना हुआ एक इलेक्ट्रोस्कोप, कि भाई कोई भी एक बॉडी पे अगर चार्ज होगा तो वो एक डिटेक्ट करके उसकी दोनों जो लीफ थी वो पहले पैरेलल में होती है। पर देन आफ्टर अगर इस बॉडी के पास चार्ज होगा तो वो एक दूसरे के साथ रिपल्शन होके वो एक स्प्रे हो जाएगी। अगर वो स्प्रे हो गई तो फाइंड आउट हो गया कि भाई ये बॉडी के पास एक सम चार्ज अवेलेबल है। देन आफ्टर हमने फाइंड आउट किया था कि भाई चार्ज एक एट्रैक्टिव फोर्स भी लगा सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी लगा सकता है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई चार्ज एक 2 टाइप्स का होता है। देन आफ्टर एक फ्रैंकलिन नाम का साइंटिस्ट आया और उसने उसको नाम दिया कि भाई पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज किस बॉडी में होते हैं और नेगेटिव चार्ज किस बॉडी में होते हैं, वो एक ऐसी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एक सीरीज फाइंड आउट की। हमने चार्ज कैसे फाइंड आउट किया था, दो ऑब्जेक्ट को रिबिंग करके। तो जब एक ऑब्जेक्ट को रिबिंग करते हैं तब दोनों ऑब्जेक्ट में चार्ज आ जाता है। पर दोनों ऑब्जेक्ट में जो चार्ज आए वो चार्ज एक अपोजिट नेचर का होता है कि भाई एक बॉडी में एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरी बॉडी में ऑब्वियसली एक नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, दोनों बॉडी में सेम चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है। जब हम दो बॉडी को ऑब्जेक्ट मीन्स के दो हमारी जो बॉडी है उसको हम रिबिंग करवाएंगे, देन आफ्टर उसमें जो चार्ज प्रोड्यूस होने वाला है एक अपोजिट नेचर वाला चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ओके। तो ऐसा हमने एग्जांपल भी दिया था कि भाई ग्लास रोड है तो ग्लास रोड के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन आफ्टर एक प्लास्टिक का रोड है और प्लास्टिक का रोड के पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको एक मालूम पड़ा था कि भाई अगर आपके पास चार्ज जो लाइक चार्ज है मीन्स के एक पॉजिटिव चार्ज वाला आपने दो एक ग्लास रोड लिया तो वो दोनों ग्लास रोड एक रिपल्शन होते थे क्योंकि उसमें एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हुआ है। देन पर आपने एक ग्लास रोड और एक प्लास्टिक रोड एक दूसरे के साथ नज़दीक रखा तो वो एक दूसरे के साथ नज़दीक आ रहे थे तो उस पर एक एट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो मीन्स के एक अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स पे एक एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था और लाइक चार्ज पार्टिकल्स पे एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा था। देन आफ्टर हमने और स्टडी किया और हमने फाइंड आउट किया कि भाई ऐसा उसका सोर्स कौन सा है कि भाई ये चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो वो किस तरह से वो चार्ज प्रोड्यूस हुए। तो ऐसी कौन सी मटेरियल है कि वो जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वन बॉडी में से अनदर बॉडी में। जैसा हमने एक पार्टिकल्स फाइंड आउट किया, वो पार्टिकल्स था इलेक्ट्रॉन कि भाई हमारी वन बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और जो बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आएगा उसका चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, देन आफ्टर हमने ये भी स्टडी किया कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रैवल होगा, हमारा प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रैवल होगा, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास होता है वो मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसलिए उसको ट्रैवलिंग करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट हाई है। बट हमारा जो नेचर की जो सभी आपकी चीज़ वस्तु है सभी आपका फिनोमिना है एक लोअर एनर्जी पे वर्क कर रहा है, इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होगा। ठीक है, ओनली पर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हो सकता है और इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होगा तो वो बॉडी पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका ट्रैवल होके गया है वहाँ पे आपका चार्ज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा हमने इलेक्ट्रॉन थियरी में स्टडी किया था। और इलेक्ट्रॉन थियरी में आपने एक दूसरा भी स्टडी किया था कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पे जाएगा तो उसकी एक दूसरी भी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, ओनली फॉर चार्ज ही इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन दूसरी ऐसी क्वांटिटी इंक्रीज होती है जो है मास। तो ऐसे कैसे भाई मास इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमारा जो एक चार्ज है चार्ज इज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मटेरियल के इनसाइड रहती है। ठीक है, ओके। तो चार्ज इज इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, वो मैटर के बिना चल नहीं सकती। ठीक है, हम चार्ज और मास को दोनों को हम इसके सेपरेट नहीं कर सकते, वो इलेक्ट्रॉन के साथ ही होते। इलेक्ट्रॉन के पास एक चार्ज भी अवेलेबल है और उसका मास भी अवेलेबल है। तो हमको जब चार्ज करना है तो आपको एक पार्टिकल को ही ट्रांसफ़र करना है, वो पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो उसके साथ उसका मास भी ट्रांसफ़र होगा। मीन्स के आपके पास नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी है तो वो बॉडी आपकी हेवी होगी क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए तो इलेक्ट्रॉन का मास मीन्स के इसमें ऐड हो गया। ध्यान आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज एक्सेस है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसका वेट डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एस्केप हो गए होंगे, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एस्केप हो गए होंगे तो उसका मास इसमें से रिड्यूस हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे आपने लिखा भी था कि भाई पॉजिटिव चार्ज इज लाइटर बॉडी एंड द नेगेटिव चार्ज है
इज अ हाई बॉडी, ठीक है। ओके, हाई वेट्स, ओके, ऐसा आपने लिखा भी था इलेक्ट्रॉन थियरी में। ओके, देन आप हमको आज देखना है कि भाई हमारे हमारे जो मटेरियल होते हैं तो मटेरियल का क्लासिफिकेशन देखना है कि भाई मटेरियल का किस किस टाइप का क्लासिफिकेशन है। देन आफ्टर आपको ऐसे देखना है कि भाई हमारा जो मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन सी कंडीशन पे रहते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं या ये इलेक्ट्रॉन मीन्स के एक न्यूक्लियस की अराउंड मीन्स के रोटेशन कर रहे होंगे कि वो इलेक्ट्रॉन मीन्स के वो मटेरियल में से भी एक्सेप हो सकते हैं, ऐसा आपको आज आपको देखना है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पे आपको देखना है। देन पर आपको देखना है कि भाई चार्ज की करेक्टरिस्टिक, चार्ज की प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग, ठीक है। आपके चार्ज की प्रॉपर्टीज आपको देखनी है कि भाई एडिशन कैसे होगा और उसका क्वांटाइजेशन कैसे होगा। अगर हमारा चार्ज मीन्स के प्रोड्यूस हो सकता है या प्रोड्यूस नहीं हो सकता, का तो वो एक मीन्स के ऊपर ट्रांसफर हो सकता है, वो कैसे ट्रांसफर हो सकता है, वो सभी सारे फिनोमिना आपको देखना है। देन पर आपको ये भी देखना है कि आपने ओनली फॉर एक ही प्रोसेस देखी थी कि भाई चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए आपने ओनली फॉर पहले एक ही प्रोसेस देखी थी, वो प्रोसेस थी बाय रबिंग। और दूसरी भी प्रोसेस हो सकती है, दूसरी भी प्रोसेस हो सकती है, वो आप आज देखने वाले हो। दूसरी प्रोसेस ये हो सकती है कि भाई कंडक्शन एंड इंडक्शन, ओके, उसके रिगार्डिंग मैं बातचीत करूँगा। तो पहले हम देखते हैं कि भाई हमारे जो मेटल की एक बॉडी बनी हुई है, तो मेटल की बॉडी के इनसाइड हमारा चार्ज कैसा बिहेव करता है, वो कैसा चार्ज इसके इनसाइड रहता है, ठीक है। ओके, पहले हम देखेंगे कि भाई हमारे जो मटेरियल होते हैं इसमें फ्री चार्ज कैसे होते हैं, ठीक है। हमारे जो मटेरियल होते हैं इसमें फ्री चार्ज किस पोजीशन पे हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। ओके, तो हमारे जो नेचर में है तो नेचर में बहुत सारा मटेरियल मिलेगा हमको। तो बहुत सारा जो मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है, डिफरेंट उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होगी और उसके रिगार्डिंग उसका चार्ज भी ऐसा होगा, ठीक है। ओके, तो हम पहले देखते हैं कि भाई ये हमारा जो पहली जो फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है वो एक हमारे एटम की फिगर है कि भाई एटम के इनसाइड एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के पास एक 4 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 4 मैंने यहाँ पे रख दिया कि भाई उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो पूरा एटम बना, तो पूरा एटम का टोटल चार्ज कितना फाइनल हो गया, 0, क्योंकि एटम आपने आगे स्टडी किया कि भाई एटम का चार्ज होता है 0 क्योंकि कोई न्यूट्रल कंडीशन पे होते हैं, ठीक है। ध्यान पर हम क्या करते हैं कि भाई उसको थोड़ी एनर्जी दे देते हैं। तो उसको किस फॉर्म में एनर्जी देना चाहते हैं, हीट के फॉर्म में। तो इसलिए हमने क्या किया कि भाई ए वाला जो एटम का स्ट्रक्चर था वो एटम का स्ट्रक्चर हमने रूम टेम्परेचर पे रख दिया। रूम टेम्परेचर पे तो ओनली फॉर 27 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर होता है। तो उस टेम्परेचर में क्या होने वाला है कि भाई ये जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 0 केल्विन से तो बहुत ज़्यादा है। हमारा जो रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर होता है वो होता है 300 केल्विन। दिस इज़ अ हाई टेम्परेचर, बट हमको ये हाई नहीं फील होगा क्योंकि हमारे जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वही एक 27 डिग्री सेल्सियस है और हमारा एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसलिए हमको कोई हाई टेम्परेचर वाले कोई फील नहीं होती, ठीक है। ओनली फॉर ये जो एटम है तो एटम का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बहुत डिफरेंस हो गया, 0 केल्विन से लेकर 300 केल्विन। तो क्या होने वाला कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली यहाँ पे रोटेशन कर रहे थे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² इंक्रीज हो जाती है। देन आफ्टर ये जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो ऐसे ऐसे करके और मिस के एक एस्केप हो जाएगा, एक मेटल बॉडी में से ऐसे फ्री हो गया। तो वो जो एस्केप होने गया है इलेक्ट्रॉन उसका हमने नाम रख दिया कि भाई दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये जो फ्री हो गया तो फ्री होके क्या एक मेटल बॉडी में से भी फ्री हो जाता है ना, मेटल बॉडी में से वो फ्री नहीं हो जाता क्योंकि वो मेटल बॉडी में ही रहता है, बट मेटल बॉडी में वो एक झिकझक मोशन में ट्रैवलिंग कर सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम दूसरी वाली फिगर में हम देखेंगे भाई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पहले था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे फ्री हो गया पर ये बॉडी में से बाहर नहीं जा सकता। क्यों बॉडी में से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी अराउंड एक एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है और एयर एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। तो इसलिए उसके मीन्स के बॉडी में से बाहर नहीं जा सकता। ओके, तो ये जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो हमारी जो हमने पहला एक ही एटम देखा था, अपन एक एटम में से हमने 2 बॉडी बना दिया कि भाई इस बॉडी के पास टोटल चार्ज हो गया पॉजिटिव और जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है उसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव, अभी भी उसके पास कितना चार्ज है, 0। अभी भी उसके पास टोटल चार्ज तो 0 ही है, बट इसकी इनसाइड एक पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी बन गई, एक दूसरे का नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी बन गई। ऐसा हमारा मटेरियल का नेचर होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो मटेरियल में इतना है, ऐसा कितना एटम होता है, एन जितना एटम होता है मीन्स के वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम होती है और वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम के इनसाइड ऐसे भी सारी प्रोसेस होती है। तो इसमें आपको एक मोर नंबर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी मिलेंगे और मोर नंबर ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी मिलेंगे और ऐसा
चार्ज पार्टिकल्स भी और हमारा एक ऐसा भी पार्टिकल मिलेगा कि जिसके पास टोटल चार्ज उसका 0 हो। ठीक है, ओके। तो ए बॉडी का देखिए कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो उसके पास आ गया पॉजिटिव। ऐसा भी आपको बहुत दिखेंगे मटेरियल के इनसाइड, और ऐसा पार्टिकल्स भी आपको बहुत दिखेंगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया उसका चार्ज नेगेटिव होगा, ऐसा पार्टिकल्स। ठीक है, देन आफ्टर आपको ऐसा भी दिखेगा कि भाई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ। अगर फ्री नहीं हुआ तो वो एक न्यूट्रल कंडीशन पे ही रह गया। ऐसा भी पार्टिकल्स हमारे मटेरियल के नेचर में होते हैं। ठीक है, तो हमारा एक मटेरियल का नेचर एक रूम टेम्परेचर पे कैसे होता है देखिए। तो यहाँ पे मैंने एक मटेरियल मैंने ड्रॉ किया, तो इसमें से मैंने 3 एटम्स ही ड्रॉ किए। ऐसा बहुत सारे एटम्स होते हैं। ठीक है, इन जितना एटम्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई नेगेटिव पार्टिकल्स वाला भी आपको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी आपको मिलेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी मिल रहा है। देन आप उसका टोटल चार्ज कितना हो रहा है 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि भाई 4 पॉजिटिव चार्ज भी है और 4 नेगेटिव चार्ज भी है, तो उसका टोटल चार्ज हो गया 0, उसका भी 0, उसका भी 0। तो आपको 3 टाइप का डिफरेंट टाइप का एक मटेरियल के इनसाइड 3 डिफरेंट टाइप के एक आपको पार्टिकल मिल रहे हैं कि जिसका चार्ज एक नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और चार्ज है ही नहीं, ऐसा भी आपको पार्टिकल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे पार्टिकल्स यहाँ पे होते हैं। देन आफ्टर आप क्या करते हो कि भाई एक हाई पॉजिटिव चार्ज वाला को एक रोड लाते हो। तो हाई पॉजिटिव चार्ज किस में होते हैं कि भाई ग्लास रोड में। हमने एक ग्लास रोड लिया और उसको रबिंग करके उसमें एक चार्ज प्रोड्यूस कर लिया, वो चार्ज था पॉजिटिव चार्ज, तो हमने यहाँ पे एक ग्लास रोड रखा। देन आफ्टर एक दूसरे साइड में एक नेगेटिव चार्ज वाला एक रोड लगती है। नेगेटिव चार्ज वाला होता है कि भाई प्लास्टिक रोड, तो हमने यहाँ पे एक प्लास्टिक रोड लग दिया। ठीक है, अब क्या होने वाला है देखिए कि उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज बहुत हेवी है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। एक इनसाइड मेटल, हमारे जो एक मेटल की बॉडी बनी हुई है, इसके इनसाइड एक इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा भाई, एक फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा और न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि भाई उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी क्या करना चाहती है, न्यूट्रलाइज करेगी। तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्बिनेशन बना लेगा। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे एक हाई पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन को मिसके कॉम्बाइन करके वो न्यूट्रलाइज बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और ऐसे यहाँ पे उसने न्यूट्रलाइज बना दिया। ओके, तो ये बॉडी मिसके यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गई। तो उस बॉडी के पास कितना चार्ज आ गया कि पहले उसके चार्ज नेट चार्ज उसका था 0, नेट चार्ज उसके पास थी 0। बट ध्यान आफ्टर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो उस बॉडी के पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया कि भाई एक कम इलेक्ट्रॉन बच गया, तो उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पूरी बॉडी के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो उस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे सेकेंड एंड पे आपने एक नेगेटिव चार्ज वाला रोड भी रखा है। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें एक एक्सेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे ट्रैवल करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। पहले भी एक न्यूट्रलाइज थी ना, ये मेटल पहले न्यूट्रलाइज था, पर यहाँ पे अपने एक ग्लास वो रखा था, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया। तो हमारे जो बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो बॉडी पे नेट चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। अगर बॉडी में नेट चार्ज पॉजिटिव आ गया, तो दूसरे एंड पे हमने एक प्लास्टिक का रोड रखा था, तो प्लास्टिक के रोड पे एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो उस बॉडी को वापस उसने क्या बना दिया भाई, न्यूट्रलाइज। देना पर क्या होता है कि भाई यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, देन आफ्टर अब हमारी बॉडी में कौन सा चार्ज एक्सेस हो गया, इलेक्ट्रॉन। पहले हमारे बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन को हमने न्यूट्रलाइज किया था, देन आफ्टर हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो गया। देन आफ्टर हमने वापस क्या किया कि भाई ए नेगेटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल्स है हमारी जो बॉडी है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो वापस बॉडी न्यूट्रलाइज हो गई। देन आफ्टर वापस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते हैं, तो हमारी बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ से एक नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे चले जाएंगे और वापस हमारी बॉडी एक न्यूट्रलाइज हो जाती है। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। कैसे चलता रहता मैं आपको वापस बताता हूँ कि भाई हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी के अराउंड एक 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, तो वो पॉजिटिव को क्या करेगा भाई, रिपल्शन करेगा, और एट्रैक्टिव किसको करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे यहाँ पे एक पुल कर देता है। ठीक है, देन यहाँ पर उसका नेट चार्ज कैसे हो गया भाई, पॉजिटिव। उसका नेट चार्ज हो गया पॉजिटिव, उसका भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी बहुत सारे पॉजिटिव है, तो वो सभी सारे पॉजिटिव ए वाला इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। देन यहाँ पर यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। देन यहाँ पर इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे नेट चार्ज 0 है, तो वो क्या करेगा,
या इसका भी पॉजिटिव चार्ज, इसका भी पॉजिटिव चार्ज और इसका भी पॉजिटिव चार्ज, उसकी स्ट्रेंथ हाई हो गई, तो वो क्या करता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री हो, यहाँ से एस्केप होके यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो उस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, देन अपने यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो वो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने लगा। ऐसा हमने नेचर में एक रूम टेम्परेचर पे एक बॉडी लाया और एक बॉडी को हमने स्टडी किया, तो इसकी इनसाइड ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए तो उसके चार्ज पॉजिटिव हो गए, देन आपने उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो उसका चार्ज पॉजिटिव हो गया और उसका चार्ज पॉजिटिव हो गया, देन आपने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया। ऐसा कंटिन्यूसली होता ही है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूसली ऐसा एक इलेक्ट्रॉन का इसका ट्रैवलिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो और जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रैवलिंग होता है, ये मेटल का हमने ये बॉडी का हमने नाम दे दिया कि भाई दिस इज अ मेटल। ऐसी हमारी फिनोमिना एक मेटल में बनी रहती है। ठीक है, ध्यान आप हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक वाले मटेरियल को देखते हैं कि भाई हमारे नेचर में ऐसा भी हो सकता है, एक दूसरा टाइप का भी मटेरियल हो सकता है। और दूसरा टाइप का मटेरियल हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि ऐसा ही मटेरियल मैंने यहाँ पे रखा था, पर उसकी इनसाइड कोई एक फ्री चार्ज आपको नज़र नहीं आ रहे। आपको 3 एटम नज़र आ रहे हैं, वो 3 एटम का नेट चार्ज है 0। तो यहाँ पे कोई एक फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं है। आपने यहाँ पे देखा था कि भाई यहाँ पे एक फ्री चार्ज अवेलेबल था। देन फिर हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे भी एक हमने ग्लास रोड ले आती है और ये एक प्लास्टिक का रोड लेता है। प्लास्टिक का रोड के पास होता है नेगेटिव चार्ज और ग्लास रोड के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे ये पॉजिटिव चार्ज भी फोर्स लगाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज भी ऐसा फोर्स लगाता है। ध्यान ना पर उसकी सेंटर में भी पॉजिटिव चार्ज है ना, तो सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी उस पर फोर्स लगा रही है। ठीक है, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो सकता। क्यों नहीं फ्री हो सकता? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों में से हमारा जो न्यूक्लियस का फोर्स है, ए वाला जो फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ हाई है इस कंपेरिजन टू दिस फोर्स। उसकी स्ट्रेंथ कम है, इसकी स्ट्रेंथ कम है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देगा। कौन नहीं जाने देगा? जो सेंटर में हमारा न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको पकड़ के ही रखेगा, वो उसको बाहर नहीं जाने देगा। वो उसे बुला रही है पर वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जो फोर्स लग रहा है एट्रैक्टिव फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और हमारा जो ग्लास रोड का जो फोर्स बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ कम है। इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे नहीं चले जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं गया तो वो एक कौन सी कंडीशन पे आ गया भाई? न्यूट्रल कंडीशन। ये भी एक न्यूट्रल कंडीशन पे है, तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे नहीं आ सकता। तो सभी जो पहले थी वही कंडीशन अभी भी है। पहले भी एक 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो कंडीशन थी, मिस्टर लो टेम्परेचर पे जो कंडीशन थी, वही कंडीशन हमारी एक रूम टेम्परेचर पे। तो ऐसा मटेरियल का हमने दूसरा नाम दे दिया, दिस इज अ नॉन मेटल। एक मेटल है तो मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, तो मेटल का जो अपोजिट होता है उसने हमने नाम दे दिया कि भाई दिस इज अ नॉन मेटल। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं करता तो नॉन मेटल जैसी कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे नेचर में मिलती है और मेटल जैसी भी कैरेक्टरिस्टिक हमको मिलती है। ठीक है, तो नॉन मेटल होती है हमारी एयर में हमारी ऐसी फिनोमिना होती है, वो इलेक्ट्रॉन को एस्केप नहीं कर पाती है। हमारे एटम में से एक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो सकता है। ओके, अभी आपने मेरी जो नोट्स में जो आपने फिगर देखी, तो वो फिगर देख के आपको मालूम पड़ा कि भाई हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है वही एक लार्ज टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर में अभी भी हम कोई एक मेटल को हम लाएंगे तो उसकी इनसाइड हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन एक फ्री हो जाता था। और ऐसा भी पार्टिकल होता है कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो सकता, ऐसा भी मटेरियल हो सकता है। ठीक है, और तो वो मटेरियल को हमने नाम दे दिया कि भाई दिस इज अ नॉन मेटल, कि भाई इसमें से हमारा एक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स फ्री नहीं हो सकता है। ठीक है, और क्यों नहीं फ्री हो सकता? क्योंकि उसकी सेंटर में जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस ने उसको पकड़ के रखा है। जो उसके पकड़ के रखा है उसको हम बोलेंगे भाई न्यूक्लियस फोर्स। तो न्यूक्लियस फोर्स इज वेरी हाई इज कंपेरिजन टू द अदर फोर्सेस, और न्यूक्लियस फोर्स आपका वेरी हाई है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को मिस के एस्केप नहीं हो पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो इसमें कोई एक फ्री चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ओके, तो उसकी बेस से आपको एक क्लासिफिकेशन करना कि वे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो आपके नेचर में आपने जो दो टाइप का जो नेचर देखा कि भाई दिस इज अ वन टाइप इज अ मेटल एंड दिस इज अ टाइप इज अ नॉन मेटल, तो इसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दो क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम फर्स्ट देखेंगे भाई क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में फर्स्ट हमारा है भाई कंडक्टर।
तो कंडक्टर हम किसको बोलेंगे भाई, एक ऐसा कोई एक हमारे पास मटेरियल है कि भाई इसमें से हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज एक इजीली पास आउट हो जाते हैं, उसको हम बोलेंगे भाई कंडक्टर। ऐसी उसकी एक बेसिक उसकी डेफिनेशन हो गई कि भाई इट इज़ अलाउड टू द चार्ज पार्टिकल, इट इज़ अलाउड टू द चार्ज पार्टिकल्स, इट इज़ नॉन एज अ कंडक्टर। देन आफ्टर हम इंसुलेटर किसको बोलेंगे भाई, इट इज़ द नॉट अलाउड टू चार्ज पार्टिकल, वो एक चार्ज पार्टिकल को अलाउ नहीं करता, उसको हम बोलेंगे भाई इंसुलेटर। ओके, तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती है कि जो कंडक्टर में आती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि भाई जो इंसुलेटर में आती है। तो इसमें से सबसे गुड कंडक्टर कौन सा और सबसे ज़्यादा गुड इंसुलेटर कौन सा, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक गुड कंडक्टर फाइंड आउट करने के लिए कि भाई जिसके पास मैक्सिमम कंडक्टिविटी है, जो सारे जो हमारे कंडक्टर था इसमें एक ऐसी भी प्रॉपर्टी फिजिक्स की होती है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जिसके पास हाई कंडक्टिविटी है दिस इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है। और जिसके पास हाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जिसके पास हाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है और उसको हम बोलते हैं भाई गुड इंसुलेटर। गुड इंसुलेटर मीन्स के इंसुलेटर के पास होती है एक प्रॉपर्टी, वो है एक डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और कंडक्टर के पास एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो है एक कंडक्टिविटी। तो जो मटेरियल के पास हाई कंडक्टिविटी है दिस इज नॉन एज द गुड कंडक्टर, एंड जो मटेरियल के पास एक हाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है तो हम उसको बोलेंगे कि भाई दिस इज अ गुड इंसुलेटर। ओके, तो कंडक्टर का एग्जांपल आपको देखना है कि भाई कंडक्टर हम किसको बोलते हैं, सभी मेटल को हमने मेटल का स्ट्रक्चर में अभी देखा कि भाई उसके इनसाइड फ्री चार्ज होते हैं और ये इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, इट इज नॉन एज अ गुड कंडक्टर। ध्यान आप हम सेकेंड देखेंगे भाई इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल। इलेक्ट्रोलाइट हम किसको बोलते हैं भाई, हमारा NaCl, देन आफ्टर CuSO4 ZnSO4, इट इज अ इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल में हम देख सकते हैं कि भाई एक नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, वो नेगेटिव पार्टिकल NaCl में होते हैं भाई Cl, तो Cl ट्रैवलिंग करेगा तो उसको हम बोलेंगे भाई दिस इज द कंडक्टर। देन आफ्टर टैप वाटर, प्योर वाटर हम कंसीडर नहीं कर सकते। टैप वाटर में क्या होता है कि थोड़ा सा सॉल्ट मिक्सिंग हुआ होता है, सॉल्ट मिक्स के NaCl, ठीक है। तो इसमें NaCl है तो इसलिए उसमें भी एक Cl मिक्स के ट्रांसफर करेगा। और देन आफ्टर एक हमारी ह्यूमन बॉडीज, तो ह्यूमन बॉडी में भी सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर है। इसलिए हम एक प्लग में हम उंगली रखेंगे तो हमारा जो बाल है वो बाल खड़े हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन जाएगा और अर्थिंग हो जाएगा, ठीक है। हमारे बॉडी में से इलेक्ट्रॉन जाता है वो ट्रैवल होकर अर्थिंग हो जाता है, इसलिए हमको एक शॉक लगता है। क्यों शॉक लगता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है एक बॉडी का कंडक्टर मटेरियल की एक कंडक्टर की क्लासिफिकेशन में आती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमको देखना कि भाई इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर किसको हम बोलेंगे भाई, प्लास्टिक को। प्लास्टिक में से हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास आउट, इलेक्ट्रिक चार्ज पास आउट नहीं हो सकता। और वैसे ही एक दूसरा भी एग्जांपल हो सकता है कि जिसमें से हमारा एक इलेक्ट्रिक करंट पास आउट नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, तो सभी सारे जो मटेरियल बना हुआ है वो एक इंसुलेटर में आएगा। इंसुलेटर में एक प्योर वाटर भी आ सकता है, प्योर वाटर के जिसमें कोई एक सॉल्ट मिक्सिंग नहीं हुआ होता, तो उसको भी हम बोलेंगे भाई इंसुलेटर। ओके, तो इंसुलेटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है कि भाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, तो इंसुलेटर का यूज़ क्या होता है वो आपको समझना कि भाई इंसुलेटर का आपको ऐसा लगता होगा कि भाई इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिक करंट में से इलेक्ट्रिक चार्ज पास आउट नहीं होता है, इसलिए वो उसका कोई यूजेस नहीं है, बट उसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपको एक शहर में से दूसरी शहर में एक इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई करनी है, ठीक है। आपको एक शहर में से दूसरी शहर में आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि भाई एक सिंपल सा एक केबल होना चाहिए। ओके, तो आपने एक केबल को लंबा दिया और देन आफ्टर आपने देखा कि भाई वो केबल एक सेंटर में से ऐसा बेंड हो रहा था, तो आपको एक दूसरी भी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई एक कॉलम की रिक्वायरमेंट है। एक कॉलम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोल, तो आपने थोड़े डिस्टेंस पे ऐसा बहुत सारे एक इलेक्ट्रिक पोल लगा दिए। वो जो इलेक्ट्रिक पोल आपने लगाया था वो इलेक्ट्रिक पोल था एक आयन का बना हुआ था, एक आयन पार्टिकल्स का बना हुआ। आपने एक इलेक्ट्रिक पोल थोड़े डिस्टेंस पे लगा दिए, तो आपने आपने देखा कि भाई आपकी जो सिंपल तार थी वो सिंपल तार एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चली गई, एक शहर में से दूसरे शहर में। देन आफ्टर आपने देखा कि भाई अभी भी दूसरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। एक शहर में से आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को भेजा पर वो इलेक्ट्रिक चार्ज अभी भी एक दूसरे शहर में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपने जो इलेक्ट्रिक पोल लगाया है, इलेक्ट्रिक पोल इज अ मेटल, एक आपने मेटल का इलेक्ट्रिक पोल लगाया था और इलेक्ट्रिक पोल ऐसा था, सपोज कि दिस इज अ इलेक्ट्रिक पोल, तो इलेक्ट्रिक पोल ने आपको एक ग्राउंड के साथ ऐसा खड़ा कर दिया था। तो क्या होने वाला कि भाई यहाँ से एक जो स्ट्रेट डायरेक्शन में एक तार जा रही थी, तो वो तार में से हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा था, दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ हेवी चार्ज, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज एमीटर में से चला जाएगा और ग्राउंडिंग हो जाएगा, तो आगे आपका चार्ज ही नहीं जाएगा।
ठीक है, आपका पहले पोल में से ग्राउंडिंग हो गया तो अगले दूसरे पोल तक भी आपका चार्ज नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी चार्ज कहाँ पे जा रहे थे, अर्थ में जा रहे थे। ठीक है, तो ध्यान पर आपने क्या सोचा कि भाई उसके बीच में हमने ऐसा कोई मटेरियल लगाना चाहिए कि भाई जो हमारा सिंपल तार में से इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स को मेटल की तरफ ना ले जाए, इसलिए आपने बीच में लगा दिया कि भाई इंसुलेटर। आपने अपनी रोड पे देखा होगा जो इलेक्ट्रिक पोल है वो इलेक्ट्रिक पोल में आपने ग्रे कलर का एक इंसुलेटर लगाया हुआ होता है, वो एक सिरामिक का बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपने एक बीच में एक मटेरियल लगा दिया, तो मटेरियल क्या वर्क करेगा, वो मटेरियल ऐसा वर्क करता है कि भाई आपकी जो इलेक्ट्रिक तार में से जो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स को वो इलेक्ट्रिक पोल की तरफ उसको नहीं ले जा पाते, इसलिए उसके बीच में अपने एक मटेरियल लगा लिया, तो वो मटेरियल लगाने से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं आ जा सकता। ठीक है, तो मिस के वो ग्राउंडिंग नहीं हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इंसुलेटर लगा दिया। तो आपको मालूम पड़ा कि भाई इंसुलेटर का मिस के इम्पोर्टेंट क्या होता है। देन आफ्टर आपको वैसे ही एक दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई आपको एक शहर में से दूसरे शहर में आपको वाटर सप्लाई करनी है, तो आप कैसे वाटर सप्लाई करोगे भाई, ऐसा आपने ग्राउंड पे ऐसा फैला दिया वाटर, तो क्या ये वाटर एक शहर में से दूसरे वाटर शहर में जा पाएगी, नहीं जा पाएगा। तो इसलिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई एक सिंपल एक हमारी एक वाटर पाइप अवेलेबल होनी चाहिए, कि इसमें से एक वाटर आएगा एंड यहाँ पर एक दूसरे शहर में हमारा वाटर चला जाएगा। ठीक है, तो वो जो वाटर की आपने पाइप लगाई है वो भी एक क्या है, इंसुलेटर। क्यों हम उसको इंसुलेटर कहें, क्योंकि वो जो हमारी वाटर की पाइप बनी हुई है तो वाटर इसमें से बाहर नहीं आ सकता, वाटर इसमें से बाहर नहीं आ सकता। ऐसे ही भी हमारे कंडक्टर है, ऐसे ही हमारे कंडक्टर है, तो कंडक्टर में से हमारा चार्ज बाहर नहीं आ सकता। आपने देखा ना नॉन मेटालिक में कंडक्टर में से हमारा चार्ज बाहर नहीं आ सकता। ऐसे ही हमारा जो वाटर का पाइप है तो वाटर का पाइप में से हमारा पानी भी बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि भाई हमारा जो सिंपल तार होता है आपकी जो हाउस में आप सभी एक वायरिंग करी हुई होती है सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस के साथ, वो वायरिंग का आपने देखा होगा कि भाई उसके ऊपर एक रेड कलर का ब्लैक कलर का ऐसा इंसुलेटर लगाया हुआ होता है। क्यों आपने इंसुलेटर लगाया हुआ है, अगर इंसुलेटर नहीं लगाया हुआ और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है और आप उसको टच करोगे तो आपको शॉक लगने वाला है। ठीक है, तो आपको शॉक ना लगे इसलिए उसके ऊपर आपने इंसुलेटर लगाया हुआ है। ध्यान अपना दूसरा रीज़न क्या होता है, जो आपने वायरिंग करी हुई है वो पूरी वॉल में आपके वायरिंग करी हुई होती है, अगर उसके ऊपर इंसुलेटर मटेरियल नहीं होता तो आपका जो नेट चार्ज है तो वो चार्ज पूरी वॉल में स्प्रे हो जाता। जैसे कि यहाँ पे वाटर का स्प्रे हो गया था, तो वाटर का स्प्रे ऐसे हो गया था जिस तरह के भाई वाटर आगे बढ़ नहीं रही थी, और ऐसे ही यहाँ पे एक चार्ज का भी स्प्रे हो जाएगा, वो चार्ज आगे नहीं बढ़ पाएगी, मीन्स के एक रूम में से दूसरे रूम में भी नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होना चाहिए कि भाई वो एक कंडक्टर में जाए, वो एक सिंपल एक कंडक्टर में जाए, इसलिए अब उसकी अराउंड आपने एक प्लास्टिक का ऐसे कवर लगा दिया, वो प्लास्टिक का कवर को हम बोलते हैं भाई इंसुलेटर। ऐसे ही पे हमारी स्क्रू ड्राइवर में एक पीछे जो ग्रीन कलर का प्लास्टिक लगाया हुआ होता है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं कि भाई दिस इज अ इंसुलेटर। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेटर इज अ गाइड्स टू द इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन को एक गाइड करता है कि भाई आपको इस डायरेक्शन में जाना है, ऐसे आपको जाना है, जिस तरह की आपकी वाटर की पाइप भी गाइड करती है। ठीक है, और वैसे ही आपके पास एक बाइक अवेलेबल है, तो बाइक को चलाने के लिए आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट है, एक इंजन की। आपका इंजन क्या करता है, आपको बाइक को एक चलाता है। देन पर आपकी बाइक चली, देन पर वो बाइक चलते चलते एक समुद्र की तरफ चली गई, देन पर आपको कौन सी रिक्वायरमेंट है, अभी ब्रेक की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही आपको एक चार्ज चलाने के लिए एक मेटल की रिक्वायरमेंट है, वैसे चार्ज को गाइड करने के लिए, ऐसे चार्ज को गाइड करने के लिए आपको एक इंसुलेटर की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपको इंसुलेटर रिक्वायरमेंट है। ओके, ध्यान आप मैं इंसुलेटर की प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत करता हूँ कि भाई इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इंसुलेटर में से भी इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स ट्रैवलिंग कर सके, ऐसी कोई कंडीशन होती है क्या, ऐसी कोई प्रोसेस होती है कि भाई इंसुलेटर मटेरियल है तो भी इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल ट्रैवलिंग कर सके। ऑब्वियसली होता है, कैसे होता है। ओके, आपने अभी जो मैंने आपको मैं बता रहा था कि भाई इंसुलेटर में से भी क्या इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स पास आउट हो सकता है, तो हो सकता है। तो वो प्रोसेस आपको जो मैंने लास्ट वाली जो फिगर ड्रॉ की थी उसके बेस में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि भाई आपके पास एक नॉन मेटालिक डिवाइस है। नॉन मेटालिक डिवाइस का आपको मीनिंग अभी मालूम पड़ता है कि भाई उसके इनसाइड फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं है। तेना पर मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं एक हेवी चार्ज पार्टिकल्स वाला कोई एक रोड में लाता हूँ। सपोज के एक प्लास्टिक का रोड भी हो सकता है और ग्लास का रोड भी हो सकता है, बट उसके पास जो चार्जेस है दिस चार्ज इज अ हेवी चार्ज। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पे लाया, मैंने ऐसा यहाँ पे मैंने
टच करवा दिया तो देन पर क्या होना चाहिए कि भाई इसमें से इलेक्ट्रॉन आके इसमें से चला जाना चाहिए। बट ये तो इंसुलेटर मटेरियल है, तो इंसुलेटर मटेरियल में आपने क्या स्टडी किया था कि भाई उसमें एक न्यूक्लियस फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। पर न्यूक्लियस फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसकी कोई एक स्ट्रेंथ होगी। अगर आपने कोई एक्सटर्नल ऐसा डिवाइस लाया कि भाई उसकी स्ट्रेंथ उससे भी ज़्यादा है, न्यूक्लियस फोर्स की स्ट्रेंथ से भी आपका जो फोर्स अभी लग रहा है वो फोर्स की स्ट्रेंथ उससे भी ज़्यादा है, तो क्या होने वाला है कि भाई न्यूक्लियस में से एक इलेक्ट्रॉन, एक हमारा जो एटम में से एक इलेक्ट्रॉन एस्केप हो गए, ये बॉडी पे आ गया, ये बॉडी पे आ गया तो देन आफ्टर उसका चार्ज हो गया पॉजिटिव। तो एक का चार्ज पॉजिटिव हो गया, देन आफ्टर वो सेकंड बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, देन आफ्टर उसमें से देन आफ्टर दूसरे एटम में से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग होना स्टार्ट हो गया कि जैसे कि कंडक्टर में हो। ठीक है, तो वो जो कंडक्टर में थी ऐसी पोजीशन यहाँ पे आ गई। तो इस पोजीशन लाने के लिए आपने क्या किया, जो न्यूक्लियस का फोर्स था उसको आपने ब्रेक किया, न्यूक्लियस का फोर्स था उसको आपने ब्रेक करने के लिए एक आपने हेवी फोर्स बनाया। हेवी फोर्स कैसे बनाया कि आपने कोई ऐसा डिवाइस लाया कि जिसके पास न्यूक्लियस फोर्स से भी ज़्यादा उसके पास स्ट्रेंथ अवेलेबल हो। ठीक है, आपने ऐसा डिवाइस लाया कि आपने क्या किया कि भाई एक ग्लास का रोड लाया और ग्लास का रोड को बहुत बार आपने रबिंग करवाया। बहुत बार रबिंग करवाने से उसका जो पॉजिटिव चार्ज बनता ही गया और उसका चार्ज ऐसा मैक्सिमम हो गया कि जैसे कि वो इलेक्ट्रॉन का फोर्स, आपका जो न्यूक्लियस का फोर्स होता है उससे भी ज़्यादा वो फोर्स लगा पाता है। ठीक है, ओके, देन आफ्टर आपने क्या किया कि भाई आपके पास जो इंसुलेटर मटेरियल थे तो इंसुलेटर मटेरियल के साथ आपने कॉन्टेक्ट करवा दिया, तो क्या होगा कि भाई वो जो न्यूक्लियस फोर्स मैक्सिमम था उसको भी वो तोड़ देगा, और ऐसे यहाँ पे चले जाएंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन से ट्रैवलिंग करने लगे। ठीक है, तो सभी सारे इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग करने लगे कि जैसे कि कंडक्टर में हो। तो ये जो इंसुलेटर मटेरियल था, तो इंसुलेटर मटेरियल की तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल इट डज नॉट अलाउड, पर यहाँ पे तो अलाउड हो रहा है। तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थी वो आपने ब्रेक डाउन कर दिया। तो हम इस फिनोमिना को बोलते हैं ब्रेक डाउन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ऐसा इंसुलेटर में होता है। ठीक है, तो इंसुलेटर की बहुत वेराइटी होती है कि आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट हो ऐसे आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला मटेरियल आप वहाँ पे यूज़ कर लेते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक बताता हूँ कि भाई जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो प्रॉपर्टी, उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू सभी मेटर में डिफरेंट होती है। क्यों सभी मेटर में डिफरेंट होती है? क्योंकि सभी इंसुलेटर मटेरियल का जो न्यूक्लियस फोर्स होता है वो न्यूक्लियस फोर्स सभी मटेरियल्स में डिफरेंट होता है। जितना न्यूक्लियस फोर्स होता है इनसे भी ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है, इसलिए सभी की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपकी डिफरेंट होती है। जैसे कि मैं आपको मैं बातचीत करूँगा भाई एयर की, तो एयर भी है कि आपका एक ऐसा ही पार्टिकल्स है जैसा कि इंसुलेटर है। तो एयर को आप क्या बोलेंगे भाई, इंसुलेटर पार्टिकल्स। तो एयर को आपको ब्रेक डाउन करना है, इसलिए उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 × 10⁶। 3 × 10⁶। 10⁶ का क्या मीनिंग होता है? मिलियन। ठीक है, 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम मीन्स के एक चार्ज को आपको मूवमेंट कराने के लिए आपको 3 × 10⁶ जितना फोर्स लगाना पड़ता है। एक एवरेज चार्ज पार्टिकल को मूवमेंट करवाने के लिए आपको 3 × 10⁶ जितना फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो 3 × 10⁶ आप एज्यूम कीजिए कि भाई आपको एक मैक्सिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपने ऐसा मैक्सिमम फोर्स लगा दिया कि भाई 3 × 10⁶ से भी ज़्यादा है, तो आपका चार्ज पार्टिकल्स एयर में भी ट्रैवल करेगा। ऐसा आपका फाइनल हुआ। ठीक है, अभी एयर में ट्रैवलिंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं ट्रैवल कर रहा? अभी जो एयर में ट्रैवलिंग करता है ना, तो आपको शॉक लगेगा। कैसे शॉक लगेगा कि भाई आपके हाउस में एक इलेक्ट्रिक बोर्ड अवेलेबल है और आप मीन्स के एयर मीडियम में हो। अगर एयर मीडियम में से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो आपको ऑब्वियसली शॉक लगेगा। बट एयर मीडियम एक कैसा मीडियम है? एक इंसुलेटर मीडियम है। ठीक है, उसके एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है कितनी है भाई? 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। इतनी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कोई एक फोर्स लगाएगा तो आपको एयर में से भी शॉक लग सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है। ठीक है, तो आपने कभी भी स्पार्क देखा है? मैंने स्पार्क के रिगार्डिंग मैंने अगले वीडियो में भी बातचीत की थी। ठीक है, तो स्पार्क कैसे प्रोड्यूस होता है मैं दिखाता हूँ आपको कि भाई यहाँ पे एक कंडक्टर मटेरियल है। तो कंडक्टर मटेरियल में ऐसा मैंने फोर्स लगा दिया कि भाई उसकी स्ट्रेंथ थी 3 × 10⁶। तो 3 × 10⁶ जितना मैंने फोर्स लगाया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक हाई स्पीड से गया और हाई स्पीड से यहाँ से एक एस्केप होके वो एयर में भी वो ट्रैवलिंग करने लगा।
एयर में भी वो ट्रैवलिंग करता है, तो एयर में सभी एटॉम्स अवेलेबल होती है, सभी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होती है, तो उसके साथ वो कोलाइड करता है, एक कोलिजन करता है। अगर वो कोलिजन करता है तो एक इसके हीट प्रोड्यूस कर देता, वो हीट इतनी बहुत ज़्यादा होती है तो वो एक स्पार्क में कन्वर्ट हो जाती है। वो एक स्पार्क, आपको एक शाइनिंग नजर आएगी, ठीक है। वो हीट इतनी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको एक शाइनिंग नजर आएगी, वो शाइनिंग को आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क। जैसा कि आपका क्लाउड्स में भी आपका जो दोनों क्लाउड्स आते हैं तो दोनों क्लाउड्स एक दूसरे के साथ रिबिंग करते हैं, यहाँ पर उसके बीच में एक शाइनिंग प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। तो थंडरस्टॉर्म भी जो प्रोड्यूस हुआ है, इट इज़ द इलेक्ट्रिक शाइनिंग से, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी, एयर से भी ज़्यादा होगी। एयर से भी ज़्यादा हो जाएगी तो आपका जो चार्ज पार्टिकल्स है वो एयर में भी ट्रैवल करेगा। अगर वो एयर में ट्रैवलिंग करेगा तो उसको सभी चार्ज पार्टिकल्स को अपोजिट करना पड़ेगा, सभी आपका जो एटम्स है, एयर का एटम्स है, उसको अथरा के जाना पड़ेगा। उसको अभी भी जो अथराएगा तो उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर जो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है तो एक हीट जनरेट होती है, वो हीट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो एक शाइनिंग में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से आपका एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है। ख्याल आया आपको? तो जब भी आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो ब्रेकडाउन होगी तब आपका इंसुलेटर मटेरियल भी एक कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगेगा। सभी इंसुलेटर मटेरियल की एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। क्या रहा है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा उसकी भी कॉस्ट ज़्यादा होती है। गुड कंडक्टर किसको हम बोलते हैं, गुड कंडक्टिविटी को। और गुड इंसुलेटर हम किसको बोलेंगे, भाई जिसकी मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो, जिसकी मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो। आपको जैसे जहाँ पे यूज़ करना है इसी रिक्वायरमेंट से आप उसको परचेस करोगे, ठीक है। सभी टाइप के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला मटेरियल हमारे मार्केट में अवेलेबल है, और सभी टाइप के गुड कंडक्टर भी हमारे मार्केट में अवेलेबल है। बट वो इसकी भी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, फिर कंडक्टिविटी देन आफ्टर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम जो मटेरियल का जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था भाई दिस इज द वन कंडक्टर एंड सेकेंड इज अ इंसुलेटर। देन आपका थर्ड टाइप का भी मटेरियल हो सकता है, दिस इज अ सेमी कंडक्टर, दिस इज अ सेमी कंडक्टर। तो सेमी का क्या मीनिंग होता है कि भाई वो एक इंसुलेटर जैसे भी बिहेव करेगा, देन आपका वो कंडक्टर जैसा भी बिहेव करेगा। तो ऐसा भी मटेरियल हो सकता है, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, वो इस टाइप का मटेरियल है। तो वो एक लोअर टेम्परेचर पे, एट द लोअर टेम्परेचर इट इज़ द बिहेव लाइक दिस इंसुलेटर, इट इज़ द बिहेव लाइक दिस इंसुलेटर। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया कि भाई दिस इज द इंसुलेटर एट द लोअर टेम्परेचर। बट एट द रूम टेम्परेचर इज लाइक दिस बिहेव इज लाइक दिस कंडक्टर। अगर आपने टेम्परेचर उसको ज़्यादा कर दिया तो वो एक कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगेगा, अगर आपने टेम्परेचर उसका कम किया तो एक इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, ठीक है। इट इज़ द कॉम्बिनेशंस, वो एक दोनों का कंबाइन है कि भाई वो इंसुलेटर भी है और कंडक्टर भी है, इसलिए उसका हमने नाम दे दिया कि भाई सेमी कंडक्टर। तो उसका एग्जाम्पल है वो है एक सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो टाइप का जो मटेरियल है, वो दोनों मटेरियल में ऐसी प्रॉपर्टी अवेलेबल है कि भाई वो इंसुलेटर भी बन सकता है, देन आफ्टर वो कंडक्टर भी बन सकता है। बट आपको याद रखना है कि भाई एट द लोअर टेम्परेचर इट बिहेव लाइक दिस इंसुलेटर एंड एट द हाई टेम्परेचर इज बिहेव लाइक दिस कंडक्टर, ठीक है। देन आफ्टर एक फोर्थ टाइप का भी एक मटेरियल अवेलेबल होता है, इट इज़ नॉन एज द सुपर कंडक्टर। दिस इज अ मॉडर्न फिजिक्स, अभी भी फाइंड आउट हुआ है सुपर कंडक्टर, ठीक है। उसके बारे में भी अभी रिसर्च हो रही है। तो सुपर कंडक्टर एक मर्क्यूरी का एक सुपर कंडक्टर होता है। तो सुपर कंडक्टर हम किसको बोलेंगे, इसमें तो कोई ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है तो उसको हम सुपर कंडक्टर बोले, ओके। तो उसके इनसाइड जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स ट्रैवलिंग करता है, तो उसका जो उसमें एक अपोजिट करने वाला भी एक दूसरा पार्टिकल्स होते हैं। तो दूसरा जो पार्टिकल उसको अपोज करते हैं उसको हम बोलते हैं भाई रेजिस्टेंस। तो कोई ऐसा कंडक्टर कि उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो, कोई ऐसा कंडक्टर कि भाई उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो। अगर उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है देन आफ्टर जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल था वो वेरी हाई स्पीड से ट्रैवलिंग करेगा, वेरी हाई स्पीड से ट्रैवलिंग करेगा, तो उसकी जो कंडक्टिविटी थी वो अभी भी ज़्यादा हो गई, वो इंप्रूव हो गई, तो हम उसको बोल सकते हैं भाई सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर का फिनोमिना क्या होता है कि भाई एट द लोअर टेम्परेचर, ये फिनोमिना तभी पॉसिबल होता है कि भाई एट द लोअर टेम्परेचर मर्क्यूरी का आपको एक 2 केल्विन या 3 केल्विन पे ले जाना पड़ता है। 2 केल्विन और 3 केल्विन बहुत लोअर टेम्परेचर होता है। आपको मालूम है कि भाई आपका जो रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री, तो 27 डिग्री पे आपका केल्विन होता है 300 केल्विन, बट आपको टेम्परेचर करना है 2 या 3 केल्विन। इट इज़ द वेरी मच लोअर टेम्परेचर। ऐसा लोअर टेम्परेचर पे आप उस मर्क्यूरी को ले जाएंगे, जहाँ पर उसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो ऐसा मटेरियल को हम बोलते हैं भाई सुपर कंडक्टर, ठीक है, ओके। वो भी एक क्लासिफिकेशन है, बट आपका मेन 2 ही क्लासिफिकेशन है, वन इज इंसुलेटर एंड सेकेंड इज अ कंडक्टर, ठीक है।
मैंने जो आपको जो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल मैंने आपको बताया वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेरी नोट्स में देख सकते हो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। फर्स्ट इज द कंडक्टर। तो कंडक्टर हम किसको बोलते हैं? विच अलाउ द चार्ज इज मूव विथ इट, ठीक है। दिस इज द मेटल्स। तो उसमें होती है मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट, टैप वाटर एंड ह्यूमन बॉडी, इट इसी उसमें आती है, ठीक है। द मोर कंडक्टिविटी इज बेटर कंडक्टर। इसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक होती है कंडक्टिविटी। देन आफ्टर इंसुलेटर which do not allow the charge to move through its is non metals, ठीक है। नॉन मेटल मीन्स के इंसुलेटर, नॉन मेटल सभी हमारा जो मेटल नहीं होते हम उसको बोलते हैं भाई नॉन मेटल। देन प्लास्टिक, गैसेस, ठीक है, एंड प्योर वाटर, वो सभी इसमें आती है। देन आपने ब्रेक डाउन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड एयर की हुई थी वो हुई थी 3 × 10⁶, मैंने आपको बताया ऐसी, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, तो मैंने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में भी लिखा है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एन द इंसुलेटर is the maximum electric field it can withstand the before the it break down and the become the conductor। अगर आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो ब्रेक डाउन हो जाती है तो एक कंडक्टर जैसा बिहेव करती है, ठीक है। और ऐसा होता है, आपने एयर का देखा ना कि भाई एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 3 × 10⁶। अगर आपने 3 × 10⁶ से भी ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो एयर में भी ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देन यहाँ पर होती है सेमी कंडक्टर। तो आपने देखा कि भाई सेमी कंडक्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, ठीक है। एट द लोअर टेम्परेचर इज बिहेव इज लाइक दिस इंसुलेटर। देन आफ्टर इज द रूम टेम्परेचर इज द स्टार्ट इज द कंडक्टर। दिस इज द एग्जांपल इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। देन आफ्टर सुपर कंडक्टर एट द वेरी लो टेम्परेचर देयर इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज इज 0, ठीक है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस हो गया 0, हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है 0 एट द लोअर टेम्परेचर। लाइक दिस हमारा जो मर्क्यूरी होता है तो मर्क्यूरी को हम 3 या 4 केल्विन पे जितना टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 0। तो उसका रेजिस्टेंस जो 0 हो जाता है वो कंडक्टर को हम बोलते हैं भाई सुपर कंडक्टर।